डस्ट ऑफ स्नो के बाद फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सेकंड पोएम। स्मॉल पोएम है बहुत, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक सिंबॉलिज्म यूज हुआ है, आप उसको समझना जरूर, बिकॉज उसको आपको आंसर्स में लिखने में वो वर्डिंग्स चाहिए, वो वोकैबलरी चाहिए। मैं आगे भी बताती जाऊंगी। पहले देखते हैं इसका मैसेज, टाइटल और इसके लिटरेरी डिवाइसेस। राइट, सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले। Robert Frost's poem Fire and Ice expresses a profound idea that the world would end in either of the two ways. So इस poem में आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बताना चाह रहे हैं कि जो दुनिया है, जो संसार है, वो दो तरीके से खत्म हो सकता है, या तो फायर से होगा एंड, या फिर आइस से होगा. Now both the components are compared with self destructing human emotions. फायर हो या आइस हो. अब आप कहोगे कि ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस कैसे है? ना तो आइस ह्यूमन इमोशन है और ना ही फायर ह्यूमन इमोशन है. मैंने आपको अभी बताया था कि ये सिंबॉलिज्म की तरह यूज हुआ है. सो फायर से कुछ आपने ह्यूमन एक्टिविटीज को, ह्यूमन ट्रेड्स को एसोसिएट किया है, और सिमिलरली आइस को भी कुछ ह्यूमन इमोशंस के साथ एसोसिएट किया है. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहना है कि अगर आपके अंदर वो आइस वाले इमोशंस हैं या जिनके अंदर फायर वाले इमोशंस हैं, ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, इट कैन एंड बाय एनी ऑफ दीज इमोशंस. राइट, सो हम बार बार पोएम में यही कहेंगे कि इट विल एंड इन ईदर आइस और इन फायर. इट विल ईदर एंड इन फायर, दोज हु आर सपोर्टिंग फायर, सो उससे द वर्ल्ड वुड एंड. लेकिन इसका लिटरल मीनिंग आप मत लेना कि सारे में आग लग गई तो फायर, द वर्ल्ड वुड एंड विद फायर. It wants to say, it is a symbolism of those emotions जो फायर से रिलेट करते हैं, वो ह्यूमन इमोशंस जो आइस से रिलेट करते हैं बेसिकली. सो उन इमोशंस की वजह से वर्ल्ड वुड कम टू एन एंड. राइट, ये ब्रीफ है. अब आप फायर और आइस को ह्यूमन इमोशंस के साथ एसोसिएट करके देखेंगे. राइट, चलिए. नाउ बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग. और ये जो दोनों, अब ह्यूमन इमोशंस तो समझ में आ गया कि फायर और आइस दोनों से ह्यूमन इमोशंस एसोसिएटेड है, लेकिन ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग वर्ड क्यों यूज किया है? बिकॉज ये इमोशंस जब हमारे अंदर होते हैं, हम इनको कंट्रोल नहीं करते हैं. अगर हम इनको कंट्रोल कर ले तो ये इमोशंस सुपर पावर नहीं होंगे एंड वर्ल्ड वुड नॉट एंड. बट सिंस वी आर नॉट कंट्रोलिंग देम, तो ये इमोशंस हमारे ही हैं और हमें ही खत्म करेंगे. दैट इज व्हाई इट इज सेड दे आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस. राइट, नाउ हेट्रेड एंड डिजायर. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely destroy everything around us. अगर हम इन्हें नहीं कंट्रोल करेंगे, तो यही वो इमोशंस हैं, लस्ट, डिजायर, जो हमारे इस वर्ल्ड को एंड कर देंगे. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. दोनों में कोई कमी नहीं है. फायर और आइस दोनों बराबर की टक्कर में कॉम्पिटेंट हैं कि दोनों जो भी डोमिनेट करेगा इमोशंस में, वो ही इस वर्ल्ड को एंड कर देगा. आप ये नहीं कह सकते. अभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम में एक पूरे एक पैराग्राफ को फायर को सपोर्ट किया है और नेक्स्ट पैराग्राफ में आइस में सपोर्ट किया है. आप अपने दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ के ये नहीं बता सकते हु इज द स्ट्रॉन्गर वन, because they both are equally competent to bring that disaster. Right, आप यहां से ही, अभी से ही इनकी जो लाइंस हैं, जो वर्ड्स हैं, उस पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए. लेट्स कम ऑन टू द थीम नाउ. Now Robert Frost's poem Fire and Ice is based on the idea that the world is likely to encounter two different emotions, two different डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस. दो फोर्सेस होंगी डिस्ट्रक्टिव. कौन कौन सी? फायर एंड आइस. एंड ईदर ऑफ विच विल स्पेल इट्स एंड बिकॉज ऑफ इट्स इंटेंसिटी. दोनों में से कोई भी अपनी इंटेंसिटी की वजह से वर्ल्ड को एंड पे ला सकता है. The poet uses fire and ice at literal as well as symbolic levels. लिटरल लेवल्स पे भी ला सकता है और सिंबॉलिक भी. लिटरल मतलब लिटरल सच में फायर को फायर ही समझा जा सकता है और आइस को आइस ही. या तो पूरी दुनिया जम जाएगी या पूरी दुनिया हीट की वजह से खत्म हो जाएगी.
और इसी फायर और आइस को हमने सिंबॉलिक भी लिया है। सो लिटरल का मतलब कहां पे था, ये लिटरल, लिटरल का मतलब हुआ कि फायर मतलब हीट और आइस मतलब जमना, कोल्डनेस। लेकिन अगर मैं इनके सिंबॉलिक मीनिंग्स लेती हूँ तो सिंबॉलिक का मतलब होता है जो आपके अंदर जो 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 इमोशंस हैं फायर और आइस को लेके, राइट। तो दो मतलब है लिटरल और सिंबॉलिक लेवल्स पे। लिटरली द वर्ल्ड में मूव ग्रेजुअली टुवर्ड्स एक्सेसिव ग्लोबल वार्मिंग, तो वो हो गया आपका फायर इन लिटरल टर्म्स। एक्सेसिव बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, या फिर टुवर्ड्स एक्सेसिव कोल्डनेस। सो ग्लोबल वार्मिंग से आपका आ गया फायर और एक्सेसिव कोल्डनेस से आ गया आइस, राइट। नाउ विच विल ब्रिंग अबाउट इट्स डूम, जो आपको जो संसार का कहते हैं ना, जो संसार को पतन करेगी, यानी कि इट विल ब्रिंग द वर्ल्ड टू एन एंड। ना सिंबॉलिकली फायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स, सो यहाँ पे उन्होंने अभी आपको ये जो बताया था ग्लोबल वार्मिंग और एक्सेसिव कोल्डनेस, ये लिटरल मीनिंग्स में था। अब सिंबॉलिकली फायर एंड आइस रिप्रेजेंट्स कॉन्ट्रास्टिंग इमोशंस। फायर सिंबलाइजेस कौन कौन से इमोशंस है फायर के अंदर, एंगर, क्रूएल्टी, ब्रुटैलिटी, ठीक है। और आइस के अंदर कौन कौन से हैं, हेट्रेड, जेलसी, इनसेंसिटिविटी एंड इनडिफरेंस, राइट। ये हमें याद करने हैं कि लिटरल मीनिंग फायर और आइस के क्या थे और जो सिंबॉलिक मीनिंग्स हैं वो फायर और आइस के क्या हैं। प्लीज एक दो लर्न करके आगे ईटीसी मत कर दीजिएगा, राइट। सो एंगर, क्रूएल्टी, ब्रुटैलिटी, ये हो गए आपके फायर के सिंबॉलिक मीनिंग्स, और आइस के हैं हेट्रेड, जेलसी, इनसेंसिटिविटी एंड इनडिफरेंस, right? Now both the fiery and the cold emotions in their intensity can prove to be a cause of destruction of the world, since they suppress human values and alienate people from one another. लोगों को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं और insensitivity लाते हैं, और यही वो emotions हैं that will bring world to an end, right? चलिए मैसेज क्या है इस पोएम का। द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट इफ ह्यूमन इमोशंस ऑफ एंगर, लस्ट, जेलेसी, ग्रीड, हेट्रेड एंड इंडिफरेंस कीप राइजिंग, अगर ये इमोशंस ज्यादा बढ़ते चले गए, द वर्ल्ड विल सूनर और लेटर मूव टुवर्ड्स अ टोटल डिस्ट्रक्शन। Now, both the fiery and the cold temperaments must be controlled for the world to survive. ये दोनों, फायरी भी और कोल्ड भी, दोनों ही टेम्परामेंट्स को हमें कंट्रोल करना होगा अगर हम डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं तो। The poet indirectly emphasizes the need of sustaining human thoughts and feelings for the survival of the world. हमें उन इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है। The poem contains a warning for mankind to be alert and aware of the danger in letting loose any such emotions. सबको इस दुनिया में पता होना चाहिए कि अगर ये इमोशंस सुपर पावर कर गए, अगर हमने इन इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, सो व्हाट डेंजर एग्जैक्टली दे कैन ब्रिंग टू द वर्ल्ड, ये नोट करने वाली बात होगी, राइट। Now, after theme and message, let's look on to the literary devices. Alliteration, फर्स्ट वन, मैंने आपको अपने डस्ट ऑफ स्नो की वीडियो में भी बताया था। एलिट्रेशन होता है रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स, चाहे आप वो शुरू में कर सकते हैं, एंड में कर सकते हैं, एडजेसेंट वर्ड्स में कर सकते हैं, बट जब वो एक राइमिंग देने के लिए, एक अच्छा प्लेजर रीड करने का देने के लिए हम उन वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे एलिट्रेशन क्या है, सम से, ठीक है। सो आया ना एस और एस, so some say the world will end in fire, WW, so some say the world will end in fire, यहाँ W रिपीट हो रहा है और यहाँ पे S रिपीट हो रहा है। I hold with those who favor fire, F, और तो कुछ नहीं है। यस, सो ये लाइंस लर्न करनी है और इसी तरीके से उसमें लिखना है दैट इन दिस लाइन F साउंड इज रिपीटेड, right? So this shows it is alliteration. Coming on to the next
literary device assonance. Now assonance is a close repetition of सेम वॉवल साउंड. अभी हमने एलिट्रेशन में भी आपने कहा था कि मैम वहां पे रिपीटिशन हो रहा है. डिफरेंस क्या है? एजोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होता है और एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट, राइट? सो एजोनेंस अकर्स व्हेन वॉवल साउंड्स नॉट द लेटर्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन अ लाइन. तो यहाँ पे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सो यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है? I and I, it is a vowel sound. Please यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि vowel sound is repeated. So here I sound is repeated, which makes the line soft and musical, right? चलिए नेक्स्ट करते हैं एनाफोरा. इट इज अ पोएटिक डिवाइस which a group or a group of words is used repeatedly at the beginning of the sentence, clause में, तो इसको एक स्पेशल इफेक्ट देने के लिए. तो यहाँ पे हमारे क्या यूज हुआ है? some say the world will end in fire, some say in ice. so यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है some say and some say. बार बार सम से हुआ है थोड़ा स्ट्रेस देने के लिए भी, लेकिन एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बताने के लिए कि कुछ कहते हैं फायर में होगा एंड, या कुछ कहते हैं आइस में होगा. सो इस तरीके से कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब रिपीट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आपका एनाफोरा. चलिए नेक्स्ट है आपका सिंबोलिज्म. नाउ सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज, क्वालिटीज बाय गिविंग देम सिंबॉलिक मीनिंग्स. अब यहाँ पे सिंबॉलिक मीनिंग्स किसको दे रहे हैं? फायर इज यूज एज अ सिंबल ऑफ इमोशंस. कौन कौन से इमोशंस चाहिए फायर के लिए? एंगर, लस्ट, ग्रीड एंड वायलेंस. और आइस के लिए चाहिए हेट्रेड, इंडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, अपैथी, लैक ऑफ कंसिडरेशन. ये सब आपके आइस के इमोशंस हैं. सो बेसिकली इन इमोशंस को हम सिंबलाइज कर रहे हैं विद आइस और इन इमोशंस को हम सिंबलाइज कर रहे हैं विद फायर. सो सिंबोलिज्म इज यूज्ड हियर. चलिए नेक्स्ट है आपका एंजाममेंट. ये एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जहां पे आइडिया डज नॉट एंड विद अ लाइन, और वहां पे बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के आप देखिए यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है. सो यू आर जस्ट मूविंग ऑन टू द लाइंस, लेकिन कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज कर रहे हैं. आपका जो आइडिया है वो नेक्स्ट लाइन में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, राइट? चलिए एंजाममेंट. नेक्स्ट आता है हमारा इमेजरी. इमेजरी क्या होता है? ये एक रेफर करता है मेंटल पिक्चर से या इमेजेस से. जैसे डस्ट ऑफ स्नो में हमने इमेजिनेशन किया था, एक वो था स्नो वाला, स्नो कवर्ड सारा पिक्चर था, तो और वहां पे हैमलॉक ट्री और वो सब आपने पिक्चराइजेशन किया था. तो यहाँ पे फायर और आइस में क्या पिक्चराइजेशन है? यहाँ पे हमने इमेजरी को एक पिक्चरिस्क फॉर्म दिया है जहां पे फायर से या आइस से एंड हो रही है, उसको इसीलिए हमने लिटरल मीनिंग दिया है, राइट? सो इन दिस पोएम द इमेजेस यूज्ड आर ऑफ फायर एंड आइस एंड इवोक द पिक्चर्स ऑफ वर्ल्ड engulfed इन फायर और कवर्ड विद डेडली आइस. सो जब ये पोएम चलती है तो आपके अंदर एक आपको एक पिक्चरिस्क व्यू आता है which shows either the world is ending in fire or the world is ending in ice, right? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद कर लीजिए. और ये जो वर्ड्स हैं जो आपको सिंबॉलिक मीनिंग दे रहे हैं उन इमोशंस के, फायर से रिलेटेड और आइस से रिलेटेड, आई वांट कि आप उनको सारे इमोशंस को याद करके फिर लिखना क्वेश्चन आंसर्स में. थैंक यू.